हाँ जी। नमस्कार भाई सभी को। तो अपने जो आज पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे भारत का संविधान। अच्छे से नोट करना भाई, वो सिस्टम के साथ में चलेंगे। भारत का संविधान, ठीक है। अब इसमें बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं भाई, सिंपल सा। भारत के संविधान में क्या पढ़ेंगे अपने? अपने जो लगता है, एक तो भारत का संविधान लगता है अपने सिलेबस में, कॉमन सिलेबस जो रहता है संविधान। साथ में अपने को वो राज व्यवस्था के बारे में पूछता है भाई। साथ में राज व्यवस्था के बारे में पूछता है। संविधान तो कॉमन से टॉपिक रहेंगे, याद भी हो जाएंगे। राज व्यवस्था भी कॉमन से टॉपिक है, बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे। देखो अपने को सबसे पहले समझना पड़ेगा भारत का संविधान कैसे काम करता है, बनाता कौन है, लागू कौन करता है, उसको समझना पड़ेगा। आप बोलो सर संविधान होता क्या चीज़ है, ये बता दोगे? मेरे को कॉमन सी बात है भाई, संविधान किसे बोलते हैं। तो एक बात समझ लो भाई, पहले तो संविधान क्या होता है इसके बारे में समझ लो, फिर आगे बात करते हैं अलग से। संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, यानी किसी भी देश को चलाने के लिए, मैं सिंपल सा कहूं, पॉलिटिकल में देश को राज्य कहा जाता है। किसी भी देश को अर्थात राज्य को चलाने के लिए जो भी नियम होते हैं, उपनियम होते हैं, उनका जो लिखित ढांचा होता है ना, लिखित दस्तावेज होता है, उसे संविधान कहा जाता है। जैसे सपोज करना, आप बाइक चलाते हो, ठीक है, लेकिन आपने हेलमेट नहीं पहना, या फिर आपने पोल्यूशन नहीं करवा रखा, बीमा नहीं करवा रखा, अदरवाइज कुछ भी सिस्टम हो, आप इसके विदाउट सब कुछ की आप बाइक चला रहे हो, इसका यूज कर रहे हो, तो जाहिर सी बात आपको, यानी कि यातायात पुलिस से वो जुर्माना लगा सकती है, क्योंकि उनके कायदे कानून है। अगर आपको सड़क के ऊपर बाइक लेके जाना है तो आपको हेलमेट पहनना होगा, आपको बीमा करवाना होगा, पोल्यूशन करवाना होगा, इसके बाद ही जा सकते। यानी कि उनके नियम कायदे कानून है, बाइक को चलाने के जो नियम है, सेम उसी प्रकार पूरे देश के तंत्र को, सिस्टम को चलाने के लिए एक सिस्टम होता है, एक नियम होते हैं। किसी राज्य को चलाने के लिए जो नियम होते हैं, जो उपनियम होते हैं, उनका जो लिखित दस्तावेज होता है ना, जो लिखा हुआ है जहां पे देश कैसे चलेगा, उसे कोई संविधान कहा जाता है। और इसी संविधान से ही किसी देश का बुनियादी ढांचा तैयार होता हो, उसकी जड़ की नींव तैयार होती हो, देश कैसे काम करेगा, कैसे इस पे प्रधानमंत्री रहेगा, कैसे राष्ट्रपति रहेगा, बुनियादी ढांचा तैयार होता हो, उसे क्या कहा जाता है, उसे संविधान कहा जाता है। तो लिखते अपने कंटिन्यू इस बात को। तो एक बात लिखना, किसी भी राज्य को चलाने के लिए नियम व उपनियमों का लिखित दस्तावेज संविधान कहलाता है। जिससे किसी देश का बुनियादी ढांचा तैयार होता हो।
जिससे किसी देश का क्या तैयार होता है, बुनियादी ढांचा तैयार होता है, उसे संविधान कहा जाता है। आगे समझते थोड़ा सा और। देखो कोई भी, जैसे राजतंत्र की बात करता हूं, एक होता है लोकतंत्र। राजतंत्र वो होता है जहां पे राजा का तंत्र होता है। राजतंत्र वह होता है जहां पे राजा का तंत्र होता है, निरंकुश शासक होता है वो, कोई किसी प्रकार का अंकुश नहीं होता, निरंकुश होता है। लेकिन लोकतंत्र उसके विपरीत काम करता है भाई, अंकुश लगा होता है। राजतंत्र जो राजा शासन करता हो, राजा ही उसमें विधायिका हो, राजा ही उसमें कार्यपालिका है, राजा ही उसमें न्यायपालिका, सब कुछ राजा ही काम करता है, उसे राजतंत्र कहा जाता है, राजा ही सब कुछ काम करता है। लेकिन लोकतंत्र उसका उल्टा है। लोकतंत्र की बात करता हूं तो मैं सिंपल, जैसे लोकतंत्र, तीन चीज हो सकती है इसके अंदर। एक विधायिका होता है, समझना ध्यान से एक बार, एक कार्यपालिका होता है, एक विधायिका, कार्यपालिका, एक न्यायपालिका होता है। लेजिस्लेटिव, सिंपल सा कहूं, विधायिका क्या होता है? देखो जो कानून तैयार करती है ना, कानून का तैयार करना, तो उसे विधायिका कहा जाता है। जैसे मैं विधायिका की बात करूं, आपके दिमाग में सीधा सा संसद आना चाहिए, सीधा सा आपका विधान मंडल आना चाहिए। यानी जो कानून तैयार करती है वो तो यहां तो संसद तैयार करती है, पार्लियामेंट, या विधान मंडल तैयार करती है, विधान मंडल। विधायिका यानी कि जो कानून को तैयार करती है, संविधान को तैयार करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? उसे विधायिका। उनको जो लागू करती है, जो कानून तैयार हो चुके हैं, जैसे संसद ने कोई कानून तैयार कर दिया, विधायिका ने कोई, विधानमंडल ने कोई, राज्य की विधानमंडल ने कोई कानून तैयार कर दिया, अब उसको लागू कौन करेगा? तो जैसे ही मैं लागू करने की बात करूं तो आपके दिमाग में सीधा सा मोदी आना चाहिए, सीधा सा सीएम अशोक गहलोत आना चाहिए। यानी कि लागू करने वाला, जो कार्य कौन कर रहा है, वर्तमान में सरकार कौन चला रहा है, वही उसको लागू करेगा। जो कार्यपालिका होती है वो दो प्रकार की हो सकती है, एक तो स्थायी हो सकती है, एक अस्थायी होती है। ये दो प्रकार की हो सकती है, एक तो स्थायी हो सकती है और एक अस्थायी हो सकती है। अब बोलो सर कार्यपालिका कैसे स्थायी? देखो जो अस्थायी होती है वो कौन सी होती है? जो मंत्री परिषद वगैरह होती है, अस्थायी होती है भाई। मंत्री परिषद, जैसे नरेंद्र मोदी की बात, पीएम की बात करते हो, सीएम की बात, इनको कभी 5 साल के बाद में आते हैं, हट जाते हैं, प्रत्येक 5 साल के बाद नए चुनाव होते, आते हैं, हट चले जाते, स्थायी तो नहीं होते। कानून तो लागू तो यही करते। या फिर नौकरशाही, सिविल सर्विस के बड़े बड़े लोग, जो बड़े बड़े यूपीएससी एग्जाम को, यानी कि किसी स्टेट के पीसीएस एग्जाम को क्रैक करके जो आते हैं, वो भी इस संविधान को कुछ ना कुछ तो पहलू होते हैं उनके पास, जो उनको लागू करते हैं, तो वो स्थायी होते हैं, जिसे नौकरशाही कहा जाता है। स्थायी होते हैं, अस्थायी, अस्थायी मंत्री परिषद, नौकरशाही। न्यायपालिका की बात करता हूं, विधायिका ने कानून को तैयार किया, कार्यपालिका ने कानून को लागू किया। अब ये कानून रियल में सही है या फिर नहीं, ये कानून रियल में सही है या फिर नहीं, इनकी जो व्याख्या करेगा वो न्यायपालिका। कानून की लास्ट में व्याख्या करने का जो काम करेगा,
कानून की लास्ट में जो व्याख्या करने का काम करेगा वो कौन करेगा? न्यायपालिका करेगा। न्यायपालिका कहेगा ये सब काम आपने गलत कानून बनाया, ये कानून कोई काम का नहीं रहेगा। नहीं कहा भी आपने लागू क्यों किया भाई? यानी कि इनके द्वारा तैयार कानून जो इसने लागू किया उसकी व्याख्या करना, उसका जांचने का काम न्यायपालिका का होता है। और जांचने वाला सेंटर में तो सुप्रीम कोर्ट होता है और राज्य के अंदर हाई कोर्ट होता है। तो संविधान के मैं लोकतंत्र के 3 अंग की बात कर सकता हूं। शक्तियां अलग अलग कह सकता हूं मैं। विधायिका जो संसद विधानमंडल होता है, जो कार्यपालिका स्थायी हो सकता है, अस्थायी हो सकता है। न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की बात कर रहा हूं मैं। यहां से इतनी सारी बातें आपको पता होना चाहिए, ठीक। तो ये लोकतंत्र होता है। आपसे पूछे कानून तैयार कौन करता है? विधायिका। लागू कौन करता है? कार्यपालिका। इसमें स्थायी नौकरशाही होती है, अस्थायी मंत्रिपरिषद होती है, और न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के साथ में होती है, ठीक है। अभी इसके ऊपर एक कुछ 2-3 पॉइंट लिख लेते हैं। फ्रांसीसी विचारक एक नाम था मोंटेस्क्यू। ने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया तथा कहा कि शासन की तीनों शक्तियों का पृथक्करण कर दिया जाना चाहिए। कॉमन सी बात है, आपसे पूछेगा शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया? तो फ्रांसीसी विचारक मोंटेस्क्यू ने दिया। ये क्या बोलता है समझना, ये एक ही बात बोलता है भाई भी आप जो शक्तियां लगा रहे हो किसी को कानून, अब जैसे राजतंत्र में ऐसा नहीं होता भाई। राजतंत्र में अकेला ही राजा सब कुछ करता है, अकेला राजा होता है, वही सब कुछ करता है, वही लागू करता है, वही इसकी व्याख्या करता है और वही लास्ट में सही गलत का निर्णय लेता है। लेकिन कहा भी ऐसा नहीं होना चाहिए, लोकतंत्र आना चाहिए, तीनों प्रकार की शक्तियों का पृथक्करण होना चाहिए। विधायिका शक्ति अलग दिया जाना चाहिए, कार्यपालिका शक्तियां लागू करने वाले अलग से संस्था होनी चाहिए, और इसकी व्याख्या करने वाला, एक्सप्लेन करने वाला इसकी न्यायपालिका अलग होना चाहिए। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, किसी ने पूछा इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बोला कॉमन सी बात है, जब शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत आएगा तो विधायिका चाहेगी भी मैं ऐसा कानून बनाऊं, इतना पावरफुल भी ना बनाऊं, क्योंकि अगर किसी ने लागू नहीं किया तो सिस्टम यानी कि जनता को ध्यान में रखकर कानून बनाएगी। वो कार्यपालिका भी सोचेगी अगर गलत कानून का निर्माण करके हमने इसको लागू कर दिया तो न्यायपालिका इसको खत्म भी कर सकती है, और न्यायपालिका सोचती है मेरे को तो चलना ही उसी के हिसाब से पड़ेगा। यानी कि सिंपल सी बात कहूं, जब एक के पास में सब कुछ नहीं हो पाता, अलग अलग बांट दो और सभी को अलग अलग शक्तियां प्रदान कर दो। अब यहां पे विधायिका कानून बनाया, उसको लागू किया कार्यपालिका ने, ढंग के लगा तो इसके व्याख्या भी कहीं नहीं लगा तो उसको हटा भी दिया गया। तीनों को डर है आपस में, तीनों को डर है, यानी कि जनता के भले के लिए सोचेगा। न्यायपालिका नहीं सोचते, दो पहले वाली सोचती है, विधायिका नहीं सोचती, कार्यपालिका सोचेगी। कहने का मतलब मेरा एक ही निकलता है, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत एक ही बात बोलता है। फ्रांसीसी जो विचारक था मोंटेस्क्यू, ये बोलता है शक्ति का पृथक्करण करो जिससे लोक कल्याणकारी राज्य का
जन्म होगा, यानी कि जनता के लोक कल्याण के बारे में सोचा जाएगा। अगर शक्तियां अलग अलग बांट के देती तो हर वर्ग लोक कल्याणकारी की, यानी कि ज्यादा पावरफुल नहीं बन सकता, लोक कल्याणकारी राज्य को सोच के चलेगा वो। तो लिख सकते हैं इसका क्या फायदा हुआ था। इस सिद्धांत से लोक कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य प्राप्त होगा। ठीक है, अब आपसे इससे पता चला भाई शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किस लिए मान्य है, कि इससे क्या बनेगा, लोक कल्याणकारी राज्य सभी समाज वर्ग के लिए सोचा जाएगा। तो एक नोट करके छोटा सा मैं लिख देता हूं। यह सिद्धांत समाज के योगदान देगा। ठीक है, ये आपको यहां से पता होना चाहिए। उसके बारे में भारत का सिस्टम देखता हूं, तो भारत में एक संसदीय शासन व्यवस्था है। नया सिस्टम देखो तो भारत की शासन व्यवस्था, भारत की बात करते तो भारत में एक संसदीय शासन व्यवस्था है। लिख लेता हूं, भारत में एक संसदीय शासन व्यवस्था। तो सिस्टम भारत में कैसा रहेगा, लेकिन यहां पे शक्तियां बिल्कुल पृथक्करण नहीं है। फ्रांसीसी का जो फ्रांसीसी विचारक था मोंटेस्क्यू, इसका शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत यहां पे लागू नहीं होता। अब बोलो सर क्यों नहीं लागू होता, भाई तीनों हमारे पास में विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है, क्यों नहीं लागू होता। यहां पे लागू नहीं होता। पहले एक बात लिखते हैं, भारत में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत समझना क्यों नहीं लागू होता बताऊंगा। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत लागू नहीं होता क्योंकि कार्यपालिका विधायिका का ही एक भाग है। समझना पहले, अब जैसे संसद में कौन कौन होते हैं भाई, जब संसद की बात करते हो तो सारे ही होते हैं। लोकसभा के मेंबर होते हैं वहां पे, राज्यसभा के मेंबर होते हैं, लोकसभा में पीएम भी होता है, सीएम भी होता है, उनके सारे मेंबर। कार्यपालिका में कौन होता है, तो लागू करने वाले यही व्यक्ति होते हैं यहां पे। तो कहा जाता है जो कार्यपालिका है ना वो इसी का ही एक भाग है, इसलिए दोनों आपस में मिलकर चलते। तो यहां पे शक्ति पृथक्करण नहीं है, अपने हिसाब से कानून बनाते हैं और अपने हिसाब से इसे लागू कर देते हैं। तो यहां पे कार्यपालिका विधायिका का ही एक भाग है, इसलिए शक्ति पृथक्करण नहीं है यहां पे। तथा भाग है, तथा न्यायपालिका 1
स्वतंत्र अंग है। कार्यपालिका विधायिका का एक भाग पड़ता है, लेकिन न्यायपालिका अपने आप में एक स्वतंत्र अंग कहा जाता है। ये बात आपको पता होना चाहिए, भारत का सिस्टम ऐसा है। आगे दो बातें और समझना भारत के बारे में। एक डायग्राम बना देता हूं आपको, ये बनाना। जैसे ये कार्यपालिका, ये विधायिका और ये न्यायपालिका। भारत का कुछ सिस्टम ऐसा है। भारत में कुछ सिस्टम ऐसा है, ठीक है। एक लाइन लिखना भैया। भारत में दोहरी विधायिका तथा दोहरी कार्यपालिका है, क्योंकि जैसे केंद्र के साथ साथ राज्यों की अलग अलग विधायिका व विधायिका व कार्यपालिका है। इस बात का आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। लेकिन न्यायपालिका एक। अब बोले सर कैसे? न्यायपालिका भी दो होनी चाहिए। हाई कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है। मैं कहूँगा कॉमन सी बात है यार, कैसे होना चाहिए? विधायिका के अलग मेंबर होते हैं, विधानमंडल के विधानसभा के अलग होते हैं, संसद के अलग होते हैं। मैं कहूँगा सीएम अलग होता है, पीएम अलग होता है। आप बोले सर हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट अलग होता है, लेकिन आपको बता दूं हाईकोर्ट के जो मेंबर होते हैं वही सुप्रीम कोर्ट में चुने जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट का आदेश हाईकोर्ट को मानना पड़ता है। मोदी की बात सीएम माने कोई जरूरी नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का बात हाईकोर्ट को मानना पड़ता है। इसलिए हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट एक ही होता है। इसलिए भारत में एकल तो न्यायपालिका देखने को मिलती है, भारत में एकल न्यायपालिका देखने को मिलती है। ये बात भी आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए भारत में किस प्रकार की न्यायपालिका है। तो एकल न्यायपालिका भारत में देखने को मिलती है, ठीक है। हाँ, आगे चलता हूं मैं। थोड़ा सा ब्रिटेन की बात कर लेता हूं। अच्छी सी बात है, एक मेरे को मिली तो मैं उसको लिख के लाया था। बहुत अच्छी बात है भाई, अच्छी बात है भाई। दोनों ध्यान से सुनना, पहले मैं लिख देता हूं। ब्रिटेन में संसदीय का मतलब होता है संसद के द्वारा चलता सिस्टम, संसदीय शासन व्यवस्था है। लेकिन वहां भी शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत लागू नहीं होता। ब्रिटेन के अंदर भी शक्ति प्रत्यय ये संसदीय शासन व्यवस्था है, लेकिन वहां भी ये सिस्टम लागू नहीं होता। अब क्यों लागू नहीं होता? एक डायग्राम बना देता हूं। पहले एक नोट करके लिख देते हैं। ब्रिटेन में
कार्यपालिका व न्यायपालिका विधायिका से पृथक नहीं है, विधायिका से पृथक नहीं है। यानी कि सिंपल सा कहूं तो मैं, जैसे ये वहां की विधायिका पूरी, इसी के अंदर कार्यपालिका है, इसी के अंदर न्यायपालिका है, इसी में कार्यपालिका पड़ती है और इसी में क्या पड़ती है, इसी के अंदर ही न्यायपालिका पड़ती है। ये बात भी आपको यहां से बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। यहां पे दोनों किसी प्रकार से अलग नहीं है, और वहां पे विधायिका ही सब कुछ है तो संसदीय ही सर्वोच्चता है। वहां पे विधायिका ही अगर सब कुछ है तो वहां पे संसदीय ही सर्वोच्चता है। एक बात लिखना, ब्रिटेन में संसदीय ही सर्वोच्चता है, क्योंकि वहां न तो लिखित संविधान लिखित संविधान तथा न ही स्वतंत्र न्यायपालिका। और जब स्वतंत्र न्यायपालिका नहीं होगी तो संविधान की व्याख्या कोई नहीं करेगा, तो न्यायिक पुनरावलोकन नहीं देखने को मिलेगा। न्यायिक पुनरावलोकन यानी कि कोई न्याय मिला, उसका पुनरावलोकन करके देखा गया, तो स्वतंत्र न्यायपालिका नहीं, वहां पे स्वतंत्र न्यायपालिका। इसलिए ब्रिटेन में न्यायिक पुनरावलोकन नहीं है। पुनरावलोकन इसलिए ब्रिटेन में क्या नहीं है भाई, न्यायिक पुनरावलोकन ब्रिटेन के अंदर नहीं है। ये बात आपको यहां से बहुत अच्छे से पता होनी ही चाहिए। ठीक है, क्या कुछ बताया मैंने आपको? कॉमन सी बात पढ़ी है, बहुत सिस्टम ढंग से पढ़ेंगे अपने, क्या कुछ पढ़ने वाले हैं। एक बार तो ये बेसिक बात थी संविधान के बारे में, अपने इसमें संविधान सभा से लेकर चलेंगे, संविधान सभा पढ़ेंगे, प्रस्तावना को पढ़ेंगे भाई, तो स्रोत कहाँ से लिए ये पढ़ेंगे, अच्छा अनुसूचियाँ पढ़ेंगे, मौलिक अधिकार, डीपीएसपी, मूल कर्तव्य है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सारा सिस्टम बहुत अच्छे से पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, और अच्छे से आप भी क्लास लगाया करो, अच्छे से नोट्स तैयार किया करो, और कोई किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत आ रही है आपको, किसी प्रकार की कोर्स में किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है, तो 9782346231 ये मेरा खुद का व्हाट्सअप नंबर है, इसके ऊपर आप व्हाट्सअप कर सकते हो। ये मेरा स्वयं का व्हाट्सअप नंबर है, इसके ऊपर आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हो। ठीक है, किसी प्रकार की कोई भी आपको दिक्कत आ रही है तो। बाकी अपने मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, तो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। ठीक है।